गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। तो अभी क्या हुआ है कि फर्टिलाइज़र्स के रेट जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ गए थे रिसेंटली। तो क्या हुआ कि जो हमारी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं वो प्राइस जो है वो बढ़ा नहीं रही थी। गवर्नमेंट उनको पुश कर रही थी कि डोंट रेज द प्राइजेस सो दैट आर फार्मर्स विल नॉट सफ़र। तो अब क्या हुआ है कि जो है कुछ कंपनीज़ ने जो है उन्होंने उसके प्राइसेस बढ़ा दिए हैं डायमोनियम फॉस्फेट के। तो इसके लिए एक इशू हो गया था, तो गवर्नमेंट ने जो है क्लैरिफिकेशन दिया है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है रॉ मटेरियल के जो हमको प्रोक्योर करना पड़ता है वो बढ़ गए हैं। इसके लिए जो है हमने प्राइसेस बढ़ाई हैं कंपनीज़ ने। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है सो दैट फार्मर्स आर नॉट मिसलेड बाय सम वेस्टेड इंटरेस्ट्स। तो हम देखते हैं कि ये क्या स्कीम है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फर्टिलाइज़र्स जो कि यूरिया और 22 ग्रेड्स ऑफ फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइज़र्स जो है वो जो है फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पर देते हैं। ठीक है, यूरिया और 22 ग्रेड्स ऑफ पी एंड के फर्टिलाइज़र्स ये गवर्नमेंट देती है सब्सिडाइज रेट पर। अब इंटरनेशनल प्राइसेस जो रॉ मटेरियल के वो बढ़ गए हैं, डीएपी के खासकर और बाकी फर्टिलाइज़र्स के भी। उसकी वजह से जो है लास्ट मंथ जो है कंपनीज़ को प्राइसेस बढ़ाने पड़े हैं। तो ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है। तो अब हमारे लिए स्कीम इसमें क्या इंपॉर्टेंट आ गई, ये न्यूज़ में है क्योंकि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। तो ये गवर्नमेंट जो है फर्टिलाइज़र और जो है यूरिया फर्टिलाइज़र सब्सिडीज देती है, यूरिया और 22 ग्रेड ऑफ पी एंड के फर्टिलाइज़र्स पे सब्सिडाइज प्राइजेस पे देती है फार्मर्स को, सो दैट जो है वो अपनी जो फार्मिंग में इसका यूज़ कर सकें। और जो है 2010 से ये स्कीम चल रही है, एनबीएस स्कीम। इसको अप्रैल 2010 से जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो है वो एनुअल बेसिस पे डिसाइड की जाती है कि हम कितनी सब्सिडी देने वाले हैं इन यूरिया पे या 22 ग्रेड ऑफ पी एंड के फर्टिलाइजर्स पे। हम फिक्स्ड अमाउंट की सब्सिडी जो है वो अनाउंस करती है गवर्नमेंट। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि अगर ऊपर नीचे जाएंगे प्राइजेस तो आपकी सब्सिडी जो आपके जो सब्सिडी तो फिक्स्ड है क्योंकि, तो उसके हिसाब से जो है प्राइजेस आपके फर्टिलाइज़र के ऊपर नीचे हो सकते हैं, फार्मर्स को सफ़र करना पड़ सकता है। अब ये एक बेसिकली एक तरीका था गवर्नमेंट का सो दैट डीरेगुलेट किया जा सके नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र्स को और जो सब्सिडी बर्डन है उसको कम किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मलेरकोटला। तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की है, मलेरकोटला, जो कि संगरूर डिस्ट्रिक्ट है अभी पंजाब में, उसमें से निकाल के मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। ये 23rd डिस्ट्रिक्ट होगा स्टेट का। जो सब डिवीजन जो आसपास के सब डिवीजन हैं अमरगढ़ और अहमदगढ़, ये भी दोनों मिलाकर जो है मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा इसको। और जो है इसकी हिस्ट्री देखते हैं थोड़ी सी। इसको 1454 में शेख सदरुद्दीन ए जहाँ जो थे अफ़गानिस्तान के, उन्होंने इसको बनाया था। और स्टेट ऑफ मलेरकोटला कब बनी थी? 1657 में बयाजिद खान ने बनाई थी। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मलेरकोटला कैसे बन सकती है? अब छोटे छोटे से रियासतें होती थी, आपको पता है उस टाइम पर पंजाब में भी। तो ये जो है बयाजिद खान ने स्टेट ऑफ मलेरकोटला जो है उस टाइम पर बनाई थी। फिर जो है इसको मर्ज कर दिया गया, पेप्सू स्टेट, आपको पता है ना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन पेप्सू जो थी उसके अंदर इसको मर्ज कर दिया गया मलेरकोटला को, और उसके साथ की जो नियर बाय प्रिंसली स्टेट्स थी। और फिर 1956 के बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुई तो ये मलेरकोटला को जो है पंजाब का पार्ट बना दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज जूरोंग। जूरोंग क्या है कि चाइना का जो एक टियानवन 1 गया है, जो मार्स उनका जो मिशन है उसके अंदर जो रोवर गया है उसका नाम है जूरोंग। ठीक है, अब चाइना मार्स पर जाने वाली सक्सेसफुल लैंडिंग करने वाली तो थर्ड कंट्री बनी है यूएस और सोवियत यूनियन के बाद। लेकिन रोवर पहुंचाने वाली मार्स पे जो है रोवर को लैंड करवाने वाली सेकंड कंट्री बनी है आफ्टर यूएस से। ठीक है, याद रखना, मार्स पे लैंडिंग वाली थर्ड कंट्री बनी है चाइना और रोवर पहुंचाने वाली सेकंड कंट्री बनी है आफ्टर यूएस से। अब ये रोवर कहाँ पे उतरा है? चाइनीज स्पेसक्राफ्ट जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर जो है मार्स का, वहाँ पर प्लेन्स हैं कुछ, उनका नाम है यूटोपिया प्लानिचिया। ठीक है, वहाँ पर ये रोवर उतरेगा और वहाँ पर ये अपना जो है मिशन को अंजाम देगा। ये चाइना का मार्स मिशन था क्या? इसको जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था सदर्न चाइना से। और ये जानबूझकर उस टाइम पर लॉन्च किया गया था क्योंकि उस टाइम पर ऐसा होता है कि
2 साल में एक बार जो है अर्थ और मार्स बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, सो दैट अब अगर आप उस टाइम पे लॉन्च करोगे अपना मार्स का मिशन तो आपको जो है फ़ायदा होगा, जल्दी पहुंच जाएगा, फ्यूल भी कम लगेगा। सो इसलिए उसको उस टाइम पर लॉन्च किया गया था। अब इस मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर और गोल्फ कार्ट साइज्ड रोवर था जो जिसका नाम है ज़ुरोंग, ठीक है। अब ये फरवरी में पहुंच चुका है वहाँ पे, फरवरी 2021 में, और अब ये वहाँ पर एक्सप्लोर करेगा मार्स और उसकी जियोलॉजी को स्टडी करेगा फॉर 90 डेज़। अब इस ज़ुरोंग रोवर के बारे में देखते हैं। ये ज़ुरोंग रोवर जो है वो यूटोपिया का जो प्लेन है, यूटोपिया प्लानिशिया के जो प्लेन हैं उसको पहले तो सर्वे करेगा और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेगा। फिर ऐसे एरियाज़ को देखेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर या क्रेटर्स जो होते हैं वो ना हो, सो दैट वहाँ पर ये लैंड हो सके। और उसके बाद ये यूएस का जो परसीवरेंस है और क्यूरोसिटी है रोवर्स हैं उनको ज्वाइन करेगा और उसके बाद जो है रेड प्लैनेट के सरफेस को एक्सप्लोर करेगा। ज़ुरोंग जो है वो नासा के स्पिरिट और जो अपॉर्चुनिटी रोवर्स है उससे थोड़ा सा तो भारी है, लेकिन जो नासा का परसिवरेंस और क्यूरोसिटी है उसका 1/4 वेट का है ये ज़ुरोंग, ठीक है। उसके अंदर कैमराज हैं, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार हैं एंड ऑल दैट, ये सब आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका मोटिव क्या है, वहाँ पे क्या करने गया है। अब और कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो रोवर्स भेजने में कामयाब रही है मार्स में। चाइना जो है वो यूएस के बाद सेकेंड कंट्री है जो कि अपने रोवर को डिप्लॉय कर पाई है मार्स के ऊपर, ठीक है। इससे पहले नासा ने 1976 में वाइकिंग 1 रोवर जो है वो मार्स में जो है सक्सेसफुली लैंड किया था। उसके बाद आपको पता ही है अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट जो है वो रोवर्स वो तो जा ही चुके हैं अभी मार्स पे यूएस के। 1971 में सोवियत यूनियन ने भी कोशिश की थी मार्स प्रोब के टाइम पर जो है ये निकालने की, रोवर को पहुंचाने की, लेकिन जो कम्युनिकेशन था वो लॉस हो गया था तो वो लैंड नहीं कर पाया था, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स मार्स पे लैंडिंग हो चुकी है सोवियत की, तो चाइना जो है वो मार्स पे लैंडिंग करने वाली थर्ड कंट्री है, लेकिन रोवर की लैंडिंग करवाने वाली सेकंड कंट्री है, ठीक है। अब नासा का जो परसीवरेंस है वो जज़ेरो क्रेटर जो है मार्स पे वो वहाँ पर लैंड हुआ है, ठीक है। और जो ये ज़ुरोंग है ये यूटोपिया प्लानिशिया वहाँ पर ये लैंड हुआ है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोवैक्स। तो पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है कि क्योंकि हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है तो हम जो है ग्लोबल कोवैक्स फैसिलिटी को हम ज्वाइन करेंगे, सो दैट हम वहाँ से जो है सप्लाईज़ को प्रोक्योर कर सकें। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि दिस विल नॉट बेयर एनी फ्रूट बिकॉज कोवैक्स जो है उसके खुद के पास ही वैक्सीन नहीं है तो वो आपको कैसे वैक्सीन देगा, ठीक है। तो कोवैक्स है क्या, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेड एक प्लेटफॉर्म है जो कि गरीब कंट्रीज़ जो हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीन्स फ्री में देने के लिए बनाया गया है, ठीक है। और वहाँ से जो है वैक्सीन जो है वो प्रोक्योर करके वो मतलब होगा क्या कि वो अमीर कंट्रीज से या रिच कंट्रीज से बेसिकली जो है वैक्सीन्स को प्रोक्योर करके गरीब कंट्रीज़ में वैक्सीन्स देने का ये प्रोग्राम है। अब इनके पास खुद के पास ही वैक्सीन नहीं है कोवैक्स के पास इस टाइम पर, तो पंजाब गवर्नमेंट जो सोच रही है तो उसको कहाँ से वैक्सीन मिलने वाली है, ठीक है। सो द एक्सपर्ट्स आर वेरी अबाउट दिस मूव कि हमको ये जो पंजाब गवर्नमेंट है इसको यहाँ पर वैक्सीन मिलेगी भी कि नहीं कोवैक्स फैसिलिटी से। सो कोवैक्स फैसिलिटी को देख लेते हैं क्या। ये गावी अलायंस जो है आपको पता है जो वैक्सीन का उसका लेड प्लेटफॉर्म है ये कोवैक्स, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर सेपी, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक या बड़े बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स उन सब ने मिल के बनाया है सो दैट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके कोविड-19 वैक्सीन की ग्लोबली, ठीक है। अब इसका टारगेट क्या है कि रफली 20% ऑफ पॉपुलेशन जो 92 कंट्रीज़ जो पुअर कंट्रीज़ मिडल या लोअर इनकम नेशंस हैं 92 जो ऐसे नेशंस हैं उनकी एटलीस्ट 20% पॉपुलेशन को तो वैक्सीनेट कर दिया जाए, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या रखा है कि जिस कंट्री का जीएनआई ग्लोबल ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो पर कैपिटा लेस देन $4,000 है उनको, और जो है और जो जिनको वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है बेसिकली असिस्टेंस मिलती है जो वो कंट्रीज़ जो है वो इसके लिए जो है एलिजिबल होंगी, वो इस प्रोग्राम से वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल होंगी, ठीक है। उनको फ्री में वैक्सीन मिलेगी। 20% ऑफ ईच एलिजिबल कंट्रीज़ पॉपुलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वैक्सीन मिलेगी 20% लोगों को, और 2 बिलियन वैक्सीन डोजेज़ में से 1.3 बिलियन जो वैक्सीन डोजेज़ जो होंगी वो कोवैक्स जो है वो इन्हीं पुअर या फिर मिडल और लोअर इनकम नेशंस को ही देने वाला है, ठीक है। अब इसका फंडिंग टारगेट जो है वो 6.8 बिलियन है, उसमें से 4 बिलियन ऑलरेडी ये रेज कर चुके हैं, और प्रोग्राम जो है वो कह रहा है कि हम 550 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करेंगे इसी साल 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सबडुलोसेप्स निलगिरिनएंसिस, ठीक है। तो ये है क्या,
अब ये बेसिकली एक स्किंक स्पीशीज़ है। स्किंक क्या होता है? लिजर्ड की फॉर्म होती है, ठीक है। तो लिजर्ड की एक फॉर्म की एक स्पीशीज़ है जो कि वेस्टर्न घाट से भी मिली है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी आपके हिंदू का जो साइंस एंड टेक पेज है उसके ऊपर आया था ये। तो ये एक स्लेंडर बॉडी होती है इसकी, 7 सेंटीमीटर की है ये लिजर्ड बेसिकली। इसको स्किंक कहते हैं वैसे, ठीक है। इसका अब सैंडी ब्राउन कलर में है ये। और सुब्डोलस पृथ्वी, ये ईस्टर्न घाट में मिलती है, उसकी तरह से ही, उसी की तरह दिखने वाली ये एक स्पीशीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पीशीज़ हमको कैसे याद रहेंगी। ऑफ कोर्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज यूपीएससी जो है वो कई बार ऐसे स्पीशीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। बिकॉज ये जो भी स्पीशीज़ न्यूज़ में रहती हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछना यूपीएससी को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमको ये देखना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमको नहीं अच्छा लगता है ये पढ़ना, स्पीशीज़ का याद रखना नहीं मुश्किल होता है, नहीं अच्छा लगता हमको, बट पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज यूपीएससी लाइक्स टू आस्क दीज क्वेश्चंस। अब ये जो स्पीशीज़ न्यू है ये ड्राई डेसिडियस एरिया में मिलती है। हम क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के जो ड्राई डेसिडियस एरिया वहाँ पर हमको दिखी हैं, और ये ड्राई जोन्स जो है कंट्री के वहाँ पर भी ये स्किंक की डाइवर्सिटी हमको देखने को मिली है। तो ये स्किंक की तीसरी ऐसी स्पीशीज़ है जो इंडिया में हमको, मेनलैंड इंडिया में हमको दिखी है लास्ट मिलेनियम में। ये नॉन वेनोमस है, मतलब इसमें जहर नहीं है, और ये स्नेक्स के जैसे दिखने वाली है। इसकी कैटेगरी है वल्नरेबल, ये वल्नरेबल स्पीशीज़ है, ठीक है। तो अब ये जो है स्पीशीज़ आपको इसलिए न्यूज़ में है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसकी छोटी छोटी सी डिटेल्स ही आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ विंचकॉम्ब मेटेओरॉइड। तो एक विंचकॉम्ब मेटेओरॉइड, जो कि विंचकॉम्ब एक टाउन है यूके में, ग्लोस्टरशायर जो है वहाँ पर यूके में, उसमें फरवरी 21 में वहाँ पर गिरा था। तो उसको अब वहाँ पर म्यूज़ियम में रखा जा रहा है, तो इसलिए हमारे न्यूज़ में है। तो हम देखते हैं मेटेओरॉइड क्या होते हैं। अब नासा कहता है कि मीटियोरॉइड और मेटेओरॉइड में सिर्फ वो कहाँ पर है इस चीज़ का डिफरेंस होता है। कैसे? मीटियोरॉइड जो हैं वो स्पेस में होते हैं। स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि छोटे से छोटा एस्टेरॉयड भी हो सकता है, वो एक साइज़ ऑफ ग्रेन का भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम मीटियोरॉइड कहते हैं। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है तब उसको हम मीटियोर्स कहते हैं। और जब वो अर्थ के ऊपर आकर गिर जाता है, एटमॉस्फेयर में से आता हुआ अर्थ के ऊपर जब वो गिर जाता है तो उसको हम मीटियोरॉइड कहते हैं। अब इसको सिग्निफिकेंस क्या होती है मीटेरॉइड की, हम उसके बारे में क्यों देखते हैं, क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में, सो दैट हम अर्थ का और जो सोलर सिस्टम का जो बर्थ है, कब हुआ है, उसके बारे में रिसर्च कर सकें। बिकॉज ये हमारे अर्थ में बहुत पहले से घूम रहे हैं। ये आपको पता है हमारे एस्टेरॉइड्स भी बहुत पुराने हैं, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, जैसे ये वाला मीटेरॉइड जो कहा जा रहा है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो का है। तो ये सारे हमारे लिए जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सो दैट वी कैन स्टडी आर सोलर सिस्टम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबाउट आर अर्थ, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।